दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह राजनीतिक तौर पर घिरते जा रहे हैं और इस रूप में घिर रहे हैं जिस रूप में उन्होंने कम से कम राज्यसभा में बयान देने के पहले कल्पना तक नहीं की थी कि आखिर ये मामला बात का बतंगड़ बनेगा या बतंगड़ का बात बन जाएगा। फिलहाल तो यही दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इसे बात का बतंगड़ मान रहे हैं, लेकिन बतंगड़ का बात मानने की प्रवृत्ति इस देश के विपक्ष में बाबा साहब के मुद्दे पर होती जा रही है। बयान संविधान निर्माता के ऊपर था, बयान स्वर्ग मिलने की बात कही जा रही थी। हिंदुस्तान के लोगों को स्वर्ग मिलने की बात अमित शाह कर रहे थे। सवाल यह उठता है कि सदन के अंदर जिस स्वर्ग को मिलने की बात कह रहे थे, लेकिन जिन्हें स्वर देने का काम बाबा साहब ने किया, स्वर देने वाले लोगों के लिए वो स्वर किसी स्वर्ग से ज्यादा बड़ा जब दिखाई देने लगे, यानी उनको आवाज देने वाले बाबा साहब का मुद्दा यदि इस देश के विपक्ष ने इस रूप में उठा लिया जिस रूप में भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दलों ने जिन्ना के मुद्दे को उठा लिया था, तो आप समझ सकते हैं कि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी भी आडवाणी का इस्तीफा मांग रही थी, क्योंकि पार्टी में लोकतंत्र कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा था। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग अंदर खाने चुप्पी तो साध सकते हैं, भारी मन से अमित शाह का बचाव तो कर सकते हैं, लेकिन अमित शाह का से इस्तीफा मांगकर बीजेपी के लोग आखिर अपने घर सीबीआई और ईडी को न्योता क्यों देंगे? सियासत का चाल चरित्र और चेहरा ऐसा ही हो चुका है। लेकिन इस चेहरे के बीच जब वोट बैंक आकर खड़ा हो जाता है, तो एक तरफ ईडी और दूसरी तरफ वोट बैंक, और इन दोनों के बीच में जब सियासी चक्का फंसता हुआ नजर आता है, तो फिर चाहे अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो या मनमोहन सिंह हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या ममता बनर्जी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी राजनीतिक दलों के लिए, क्योंकि हर राजनीतिक दल सत्ता रहे या जाए, सत्ता से तो वो थोड़े देर के लिए समझौता करने की स्थिति में आ सकता है। वोट बैंक से समझौता किसी कीमत पर नहीं कर सकता। वोट बैंक से समझौता के लिए कोई भी राजनीतिक दल तैयार नहीं होगा, और यही स्थिति इंडिया अलायंस के दलों की भी है। और अब जो देखने को मिल रहा है, बहुजन समाज पार्टी के लोग भी धीरे धीरे ही सही सड़क पर उतरते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सिर्फ बसपा नहीं उतर रही, कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया, और कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया तो राष्ट्रीय जनता दल भला क्यों पीछे रहती, उसने भी मुद्दा बना लिया। और इन सब के बीच दक्षिण भारत की पार्टियां कैसे पीछे रहती, उन्होंने भी इसे मुद्दा बना लिया। लेकिन सबसे पहले जिसका चुनावी लिटमस टेस्ट होना है, उसने तो सबसे पहले और सबसे बड़ा कदम उठा लिया। किस रूप में उठाया? उस रूप में उठाया जिस रूप में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जी हां, अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी की दोनों राजनीतिक बैसाखियों चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर उनकी अंतरात्मा को झकझोरने का काम किया, क्योंकि उनके राज्य में फरवरी महीने में विधानसभा का चुनाव है। लेकिन जब चुनाव उनके राज्य में दस्तक दे रहा है, और उनके राज्य के चुनाव के बाद कभी भी बिहार में चुनाव दस्तक दे सकता है, तो बिहार के मुख्यमंत्री भला कैसे पीछे रहते? बिहार के मुख्यमंत्री भी आज चंपारण के इलाके में थे, और चंपारण के इलाके में जाकर ये तस्वीर जो आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक फ्रेम में सजी हुई बाबा साहब की गौतम बुद्ध के साथ फोटो और नमन करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री, और फिर उसे जनता दल यूनाइटेड के ट्विटर हैंडल से जारी करने का काम, ये सब कुछ उस रूप में आपको देखने को मिल रहा है जिस रूप में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी भी अमित शाह की इस तथाकथित चाणक्य छवि के साथ खड़े होने को तैयार नहीं दिखते। अब सवाल उठता है कि संघ के लिए, भाजपा के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए अमित शाह की बदली हुई भूमिका और बदला हुआ स्वरूप क्या स्वीकार होगा? और बदले हुए स्वरूप में अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के लिए जहां पर्दे के पीछे की राजनीति में एक भूमिका निभाने में अब भी सक्षम है, क्या वो पर्दे के आगे रखना उनके लिए उचित होगा? संसद की आप खासकर लोकसभा की सीटिंग अरेंजमेंट को देखें तो लोकसभा में नरेंद्र मोदी के बगल में राजनाथ सिंह बैठते हैं, राजनाथ सिंह के बगल में अमित शाह बैठते हैं, उनके दूसरी तरफ दीक्षा भूमि यानी बाबा साहब की दीक्षा भूमि के सांसद, नागपुर के सांसद नितिन गडकरी बैठते हैं। तो क्या दीक्षा भूमि के सांसद नितिन गडकरी अब अमित शाह के बगल में बैठेंगे, या लोकसभा अध्यक्ष को यह चिट्ठी लिखेंगे कि भाई हमारी सीट बदल दीजिए? क्या नरेंद्र मोदी
पहली पंक्ति में अमित शाह को दिखने देंगे संसद में? क्या नरेंद्र मोदी के और राजनाथ सिंह के बगल में बैठे हुए अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक को चुनौती देते हुए नजर आएंगे? जनता के बीच ये मैसेज पेनिट्रेट कर चुका है और बहुत अच्छे से घुस चुका है। और जब ये मैसेज जनता के बीच दलित चेतना, वंचित समाज की चेतना, बहुजन एकता के रूप में दिखाई दे रहा है, हर राजनीतिक दल के निशाने पर अमित शाह आ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चाणक्य बने हुए थे, वो चाणक्य एक ही झटके में चंद्रगुप्त ही नहीं बल्कि मौर्य पीरियड में यानी मौर्य काल में अशोक के बाद के उनके जो उत्तराधिकारी थे, उस भूमिका में कहीं लाकर तो खड़े नहीं कर दिए गए। और जब उसी भूमिका में, लेटर मौर्य वाली भूमिका में जब वो खड़े कर दिए जाने की स्थिति में खुद को पा रहे हैं, तो फिर आगे भूल जाइए कि भारतीय जनता पार्टी किसी चुनावी हिंदुत्व के सहारे अपनी चुनावी नैया को पार लगा पाएगी। ये कतई नहीं हो सकता आज की तारीख में कि एक तरफ अमित शाह बीजेपी के शीर्ष पर दिखाई दे और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बहुजनों के वोट पर दावेदारी करे। दो में से एक चुनने की नौबत आज बीजेपी के पास है। नीतीश कुमार ने झलक दिखा दी कि दो में से एक चुनने के लिए उनके पास जो रास्ता था वो इस फोटो में सामने आया, बाबा साहब को नमन करते हुए। अमित शाह के साथ अब नीतीश कुमार शायद ही दिखे। हो सकता है कि सरकार की, चाहे नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की बैठक हो जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, गृह मंत्री मौजूद रहते हैं, हो सकता है कि कोई ऐसी बैठक जो जोनल काउंसिल की, इंटर स्टेट काउंसिल और जोनल काउंसिल की बैठक होती है, अलग अलग जोन की, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्वोत्तर, इन सब की जो बैठक होती है अलग अलग, 5-7 मुख्यमंत्री हर जगह होते हैं और उनकी अध्यक्षता अमित शाह करते हैं। लेकिन क्या मुख्यमंत्री उसमें दिखेंगे या मुख्य सचिव को भेजकर खाना पूरी करते हुए दिखाई देंगे? कई सारे स्वरूप में यह सवाल खड़ा है। क्या पूर्वोत्तर जोनल, पूर्वी भारत की जोनल काउंसिल की मीटिंग यदि अब आगे होती है, मान लीजिए कि होती है, तो क्या नीतीश कुमार और ममता बनर्जी ये दोनों अगल बगल दिखाई दे? क्या ये उस मीटिंग में अमित शाह के साथ बैठे हुए दिखाई देंगे? बाबा साहब अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा नाम से एक संगठन बनाया था। क्या बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो उस वक्त बनी थी, जो समाज में बहिष्कृत माने जाने वाले लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने, उनके हित के लिए बनी थी, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में शुमार अमित शाह क्या बहिष्कृत हितकारिणी सभा के नए स्वयंभू सदस्य के रूप में राजनीतिक तौर पर दिखाई दे रहे हैं? अमित शाह के साथ फोटो खिंचवाने वाला व्यक्ति क्या अब संसद जाने की कल्पना कर सकता है? सियासत इस रूप में आकर खड़ी हो गई है। और जब सियासत इस रूप में आकर खड़ी हो जाए तो अरब देशों के दौरे से लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका कैसी हो जाएगी? नरेंद्र मोदी के चुनावी भाषणों पर गौर करें। मैं नीची जाति का हूं, मुझे नीच कहा गया, मैं पिछड़ी जाति का हूं, मैं द्वारका से आया हूं, असली यदुवंशी मैं ही हूं। और विपक्षी नेताओं के बारे में तो उन्होंने यहां तक कहा था, एक तो उनके साथी गलबहियां किए हुए हैं, अभी पता नहीं कब तक गलबहियां किए हुए रहेंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनके बारे में तो कहा था कि उनका डीएनए ही खराब है। अब सवाल यह उठता है कि अब नरेंद्र मोदी किस मुंह से खुद को पिछड़ा, अति पिछड़ा, नीची जाति का, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि जैसे ही यह बात नरेंद्र मोदी के मुंह से निकलेगी, वैसे ही वंचित तबके के दिमाग में नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े सिपहसालार अमित शाह का चेहरा आ जाएगा। और जब वो चेहरा आ जाएगा तो बाबा साहब भी जेहन में आएंगे, और बाबा साहब जब जेहन में आएंगे तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी की चुनावी लुटिया कहीं ना कहीं हिंदुत्व के रास्ते पार होती हुई दिखाई नहीं देगी। और हिंदुत्व के सिवा, चुनावी हिंदुत्व के सिवा बीजेपी के पास राजनीतिक पूंजी है क्या? जो पूंजी बनाने की कोशिश नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात के माध्यम से 2009-10 में शुरू की थी, 2015 आते आते वो पूंजी तो धुल गई थी। और तब धुल गई थी जब उत्तर प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री ने खुद इस तरह का बयान दिया कि कब्रिस्तान बनना चाहिए तो शमशान भी बनना चाहिए। लेकिन क्या कब्रिस्तान और शमशान के बीच नरेंद्र मोदी अब उस नैरेटिव को तोड़ पाएंगे, उस सामाजिक विमर्श के दायरे से समाज को निकालकर बाहर ला पाएंगे, जहां आज भी इस देश के कई हिस्सों में दिखाई देता है कि वंचित तबके के लोगों का
शमशान भी अलग होता है। और जब वंचित तबके के लोगों का शमशान भी अलग होता है तो उस परिस्थिति में अमित शाह के बयान वंचित तबकों को स्वर देने वाले, स्वर्ग भले ही ना दिया हो लेकिन स्वर देने वाले बाबा साहब के ऊपर जो बयान था, उस बयान के बाद अब जो राजनीतिक आक्रामकता एक आंदोलन के रूप में परिवर्तित होती जा रही है, उस आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को नए सिरे से सामने आना होगा। और नए सिरे से सामने आने की इस प्रवृत्ति में, इस मानसिकता में एक तरफ बीजेपी खड़ी होगी, दूसरी तरफ गुजरात लॉबी खड़ी होगी और इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं सेतु का काम करते रहे नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सबसे मजबूत खंभे के राजनीतिक तौर पर दरक जाने से एक बिखरती हुई टीम की तरह दिखाई दे रही है। लेकिन बिखराव की इस प्रक्रिया को ही तो राजनीतिक बिखराव की इस प्रक्रिया को ही तो राजनीति कहते हैं। वरना किसने सोचा था कि इस देश में जय श्री राम के उद्घोष के साथ सियासत के शीर्ष पर पहुंचे कराची में जन्मे नेता लाल कृष्ण आडवाणी हिंदू हृदय सम्राट हो सकते हैं और एक झटके में हिंदू हृदय सम्राट से आगे निकलकर वो इस देश में सेकुलरवाद के ऐसे प्रतीक हो सकते हैं जिसमें इस देश का विपक्ष तो उनकी प्रशंसा में खड़ा हो सकता है, लेकिन उनकी अपनी पार्टी और अपना मातृ संगठन माना जाने वाला संघ सीधे सीधे उनके इस्तीफे की मांग पर जाकर अडिग हो सकता है। यह स्थिति अमित शाह के मामले में नहीं आई है। बंच ऑफ थॉट को याद कीजिए उस मानसिकता को, उस परंपरा को, जिस परंपरा के तहत इस देश में वंचित तबकों ने एक अलग तरह के नैरेटिव के दायरे से बाहर निकलकर इस देश की मुख्य धारा में प्रवेश किया। चाहे वो महती भूमिका बाबा साहब के बाद कांशीराम ने निभाई हो, चाहे किसी और ने निभाई हो, लेकिन सियासत में कांशीराम के उभार के बाद इतना तो तय हो गया कि अब बहुजनों की आवाज को दबाकर सियासत करना किसी के बूते की बात नहीं। और जब यह बात किसी के बूते की बात नहीं रही तो फिर अमित शाह कितने आएंगे कितने जाएंगे, कितने राहुल गांधी आएंगे जाएंगे, कितने नरेंद्र मोदी आएंगे जाएंगे, कितने मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे जाएंगे, सियासत चलती रहेगी। आवाज को दबाकर नहीं, आवाज के सामने शीश झुकाकर। शीश झुकाने के लिए अभी तक सावरकर की परंपरा से निकले अमित शाह तैयार नहीं हुए हैं। देखते हैं कब तक वो तैयार होते हैं, या तैयार होने की प्रक्रिया इतनी देर हो जाती है कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते वाली लाइन वाली पंक्ति भारतीय जनता पार्टी के लिए चाल चरित्र और चेहरे को बदलने की कवायद को चरितार्थ करती नजर आती है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।